अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, पिछला हमने जो लेक्चर डिलीवर किया था उसमें हमने स्टार्ट किया था आपका सेकंड फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में कुछ टर्म्स हमने डिस्कस किए लास्ट टाइम। अगर आपको वो टर्म्स याद होंगी तो हमने बोला था कि उनके बेसिस पे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन, या जिनको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉज हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको ये समझने में बड़ी आसानी होगी। पहला लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्यों इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं? क्योंकि ये इनर्शिया के ही बारे में हमें बोलता है। इनर्शिया हमने लास्ट लेक्चर में बड़े डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको याद होगा तो आपको और बताने की जरूरत नहीं है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? जब हमने बोला इनर्शिया, इनर्शिया में हमने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपनी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं करता अपने आप। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टॉक्स अबाउट दैट इनर्शिया, दैट एवरी ऑब्जेक्ट or any object tries to remain in its own state of rest or motion unless acted upon by some external force। कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी किसी भी स्टेट ऑफ मोशन में हो, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर वो मोशन में है along a straight line तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक न उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम उसका पोजीशन यानी उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करें। ठीक है, ये लॉ हम ऐसे लिखते हैं। This law states that every object tries to remain in its own state of rest or motion along a straight line unless acted upon by some external unbalanced force। हमने क्या लिखा? The law states that every object tries to remain in its own state of rest or motion along a straight line, या आप बोल सकते हैं uniform motion along a straight line unless acted upon by some external unbalanced force। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन along a straight line, यानी अगर वो किसी पर्टिकुलर लाइन पे मूव कर रहा है उसी पे रहना चाहेगा जब तक न उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। ठीक है, सिंपल है समझना। यही हमने इनर्शिया में भी पढ़ा था लास्ट टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो अपनी मोशन, अपनी स्टेट ऑफ मोशन अपने आप चेंज नहीं करेगा। ठीक है, हम कोई भी चीज किसी पोजीशन में रख रहे हैं, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें तब तक वो अपने आप अपनी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं करना चाहता। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। इसके बाद न्यूटन का दूसरा लॉ जो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, जिसमें हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव की थी लास्ट टाइम, वो हम देखेंगे कैसे आती है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, मोमेंटम। अगर आपको याद होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ टॉक्स अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ जो है, इट गिव्स अस अ रिलेशन ऑफ फोर्स। जो फोर्स की मैंने फॉर्मूला आपको लास्ट टाइम बताई थी, वो फॉर्मूला हम यहां से डिराइव करते हैं, F = m × a। तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? इट्स लाइक दिस, the law
states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and occurs in the direction of the force. The law states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and occurs in the direction of force. यानी हमने मोमेंटम पढ़ा है मास इनटू वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जब हम बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि रेट जब किसी चीज के साथ अटैच्ड होता है तो रेट मींस इट इज कंपेयर्ड विद टाइम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम में कितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अप्लाइड फोर्स, जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, और जो चेंज हो रही है दैट हैपेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m एंड इट इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, फिर हम इस पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स F। उस फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसमें ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो मान लो वो जो चेंज इन वेलोसिटी है, इट इज वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u इनिशियल वेलोसिटी टू v फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, मान लो इस के दौरान जो टाइम लगा वो था t। तो अगर हम मोमेंटम देखें, मोमेंटम हमने डिस्कस किया है रिप्रेजेंट बाय p। तो इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी यानी u। फाइनल मोमेंटम होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, तो चेंज कितना होगा मोमेंटम में? चेंज होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, चेंज जो है दैट विल बी, फाइनल मोमेंटम क्या है हमारा m इंटू वी माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है m इंटू यू। अगर हम रेट ऑफ चेंज की बात करें, हमने बोला वी हैव टू डिवाइड इट विद टाइम। तो इसका मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये लॉ हमें बता रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो क्या है? एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाय टी, टाइम। ठीक है, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, हम कॉमन निकालेंगे, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, और f इज इक्वल टू, अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो हम इसको मल्टीप्लाई देते हैं कांस्टेंट से विच इज k m। अगर आप इस फिगर को देखें, दिस इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, और f इज इक्वल टू m इंटू a, वेयर k जो है इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1। इसको जब न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया k का वैल्यू, तो वो निकला 1। तो हम लिखते हैं फोर्स अप्लाइड जो है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही फॉर्मूला हमने जब फोर्स का डेफिनेशन दिया था आपको, तो आपको याद रखने के लिए बोला था। तो इट कम्स फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। इसके बाद नंबर थर्ड विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ बड़ा आसान सा, बहुत बार आपने सुना होगा।
Newton's third law of motion. It goes like this. This law states that to every action there is an equal and opposite reaction. This law states that to every action there is an equal and opposite reaction. यानी जो भी हम कोई एक्शन करते हैं, एक्शन का मतलब यहाँ पे फोर्स, जब भी हम किसी चीज पे फोर्स लगाएं वो चीज वही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमारे ऊपर लगाता है. या मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है. फॉर एग्जांपल देयर इज अ बॉडी ए एंड देयर इज अ बॉडी बी. ठीक है, ये बॉडी ए बॉडी बी पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ F1. तो उसी टाइम बी जो है दैट विल exert a force on body A which is same. For example F2, यहाँ पे F1 is equal to F2, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, खाली इनका डायरेक्शन अपोजिट है. यानी दिस हैपेंस साइमल्टेनियसली. एक बॉडी इस पे फोर्स अप्लाई कर रही है, उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स उस बॉडी पे दूसरी बॉडी वापस एक्सर्ट करेगी इन द अपोजिट डायरेक्शन. दिस हैपेंस साइमल्टेनियसली. यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इस लॉ के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे आगे. तो कहां कहां पे हम कैसे एक्शन करते हैं और कैसे हमें रिएक्शन मिलता है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जब हम जमीन पे चलते हैं तो वो भी एक एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. हम जमीन पे फोर्स लगा रहे हैं ना, फ्रिक्शनल फोर्स हमें वहां से वापस फोर्स देता है, तभी हम चल पा रहे हैं. उसी से आपको ये भी समझ आएगा कि अगर कोई स्लिपरी सरफेस हो तो उस पर हमें चलने में क्यों दिक्कत होती है. दिस इज ऑल एक्शन एंड रिएक्शन. यहाँ पे एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है जो आपको समझना बहुत जरूरी है. एक्शन एंड रिएक्शन, दैट मीन्स द फोर्स विच इज अप्लाइड एंड द फोर्स विच इज रिएक्शन फोर्स. ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में लेकिन ऑपोजिट है डायरेक्शन में. तो हमने जब बैलेंस्ड फोर्सेस पढ़ा, बैलेंस्ड फोर्स में हमने बोला कि जो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में, दे नलिफाई ईच अदर, यानी उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो होता है. तो यहाँ पे बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चूंकि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आपस में इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो क्या इनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो है? नहीं. यहाँ पे क्यों? हमेशा याद रखना कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो है दे डू नॉट एक्ट ऑन ए सिंगल बॉडी. एक ही बॉडी पे ये एक्ट नहीं करते. जब हमने बैलेंस्ड फोर्स की बात की थी, हमने कहा था कि एक ही बॉडी पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, सेम इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है, तब वो नलिफाई हो जा रहे हैं. लेकिन एक्शन और रिएक्शन क्या है? एक्शन में जो फोर्स है एक, वो एक बॉडी पे लग रहा है और जो रिएक्शन है वो दूसरी बॉडी पे लग रहा है. तो यहां पे इसीलिए ये, क्योंकि दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन बट दे डू नॉट नलिफाई ईच अदर. ठीक है, उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं है क्योंकि ये एक ही बॉडी पे अप्लाई नहीं हो रहा है, अलग अलग बॉडी पे अप्लाई हो रहा है. ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तो आप वहां पे ये देख सकते हैं. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो आगे के चैप्टर में हम इनको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और जो बाकी टॉपिक्स होंगे वो भी कवर करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.